संदीप सिंह फ्रॉम सीमा ब्रदर फैशन बुटीक। आज एक अलग से टॉपिक्स लेके आया हूं जो बिजनेस के बारे में है। मेरे को कल एक क्लाइंट का फोन आता है, वो कहते हैं जी आप बिजनेस के बारे में हम ये जानते हैं वो जानते हैं। तो मेरे को ऐसा लगा कि इस टॉपिक्स पे ना एक वीडियो बनाना चाहिए। वीडियो थोड़ा लेंथी होगा, लेकिन ये बताता हूं मैं आपको, ये जो वीडियो रहेगा ना ये 100% ये 30 मिनट का वीडियो आपके काम आने वाला है ही है, क्योंकि इसमें मैं वो एक्सपीरियंस बताऊंगा आपको जो कि मैंने खुद यूज किया है। आप मार्केट में देखोगे बहुत सारे बिजनेस कंसल्टेंट बैठे हुए हैं जो आपको बिजनेस के 100% ऐसे चीजें बताएंगे कि भाई आप ये कर लोगे तो आपका बिजनेस चल जाएगा, आप ये कर लोगे तो आपका बिजनेस चल जाएगा, आप ऐसे कर लीजिए आप। और इतनी कंफ्यूजन हो जाती है सभी को। आदमी ये सोचता है यार क्या करे क्या ना करे। और जब बात आती है उन बंदों से बात करने की, क्या आपने बिजनेस किया है, तो मैं ये देखता हूं कि उनका कोई बिजनेस बैकग्राउंड है ही नहीं। किसी ने स्टडी किया है, कोई 21-22 साल का लड़का है, कोई किया है तो किसी ने एमबीए किया है, किसी ने यूट्यूब और गूगल से सर्च करके और बिजनेस के बारे में टिप्स देनी स्टार्ट कर दिए। कुछ क्या होते हैं कि कुछ मोटिवेट होकर बिजनेस के बारे में बताना स्टार्ट करते हैं। देखो पहले तो मैं बिजनेस को क्लियर कर देता हूं कि बिजनेस कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, हर कोई बिजनेस कर रहा है। अगर आज आप हमारे को देखोगे या अपने आप को देखोगे, हम सभी ना बिजनेस के एक दायरे में घिरे हुए हैं। अब अगर आपको थोड़ी सी बात समझ में कम आएगी अभी मेरी सी, लेकिन मैं जैसे एक्सप्लेन करूंगा तो आप इस चीज को बेटरली समझ पाओगे। देखो एक चीज समझो कि बिजनेस है क्या, ठीक है। हम और आप कहीं ना कहीं नौकरी करते हैं, ठीक है, कहीं नौकरी करते हैं, हम सोचते हैं हम नौकरी करते हैं, लेकिन ये भी पार्ट ऑफ बिजनेस है। कैसे? हम उनको सर्विस देते हैं तो उसके बदले में वो हमारे को पे करते हैं, ठीक है। तो हुआ ना बिजनेस। तो ये सारी चीजें होती हैं। अब कई आदमी सोचते हैं यार नहीं ये चल नौकरी का मैंने क्लियर कर दिया, अब गवर्नमेंट जॉब कर। कई सोचते हैं यार गवर्नमेंट जॉब बढ़िया है और गवर्नमेंट जॉब में काम करने से ना बिजनेस से बढ़िया है। लेकिन आप समझो कि हो क्या रहा है। हम क्या करते हैं, कुछ बिजनेसमैन होता है उससे स्टार्ट करते हैं। वो बंदा क्या करता है, कुछ टैक्सेस पे करता है, उसका एम्प्लॉय भी टैक्सेस पे करता है। अगर आप देखोगे ना इनडायरेक्टली क्या होता है, एक बिजनेसमैन ही एक गवर्नमेंट को रन कर रहा है, क्योंकि अगर टैक्सेस नहीं आएंगे तो गवर्नमेंट रन नहीं होगी। और गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट सर्विस कर रही है, सर्विस दे रही है। अगर आप देखोगे ना पॉजिटिवली सोचोगे तो हर आदमी एक सोशल पर्सन को कोई ना कोई सर्विस दे रहा है। हम अपनी फौज को देखते हैं तो वो हमारे को सर्विस देते हैं, हमारे प्रोटेक्शन देते हैं, जिसके बदले में उनको गवर्नमेंट के थ्रू जाता, हमारे थ्रू है लेकिन गवर्नमेंट के थ्रू कुछ ना कुछ उनको पे होता है। तो सभी ना सभी एक दूसरे से बिजनेस में भी गिरे हुए हैं, एक दूसरे इंटरलिंक भी है। कुछ चीजें मेरी बारीकी से समझने की कोशिश करना। मैं आपको बिल्कुल ऐसी टिप्स बताने वाला हूं जो मतलब कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल रहेगी। हम कह देते हैं कि बिजनेस बेकार चीज है, बढ़िया चीज है, या कुछ भी अलग अलग हमारे इस पे टॉपिक्स होते हैं, अलग अलग हमारी धारणाएं होती हैं, अलग अलग तरह से हम सोचते हैं नौकरी क्या है। बिल्कुल हम एक तरह से ये सोचते हैं कि भाई बिजनेस को कई बार तो कोई लोग नेगेटिव ले लेते हैं, ठीक है। तो ये तो थी बिजनेस के बारे में कुछ चीजें। कोई बिजनेस को आप नेगेटिव मतलब थोड़ा सा पॉजिटिव लेके चलो। अगर आप कंपनी में भी जा रहे हो या कहीं जॉब पे जा रहे हो या कोई गवर्नमेंट सर्विस पे जा रहे हो, तो आप ये समझ के चलिए कि कहीं ना कहीं प्रॉफिट हो रहा है जब भी सभी चीजें रन हो रही हैं, ठीक है। तो ऐसे समझो इस चीज को, ठीक है। दूसरी चीज क्या होती है, बिजनेस और चैरिटी। आज ये दोनों को समझाता हूं। बिजनेस जो होता है ना वो प्रॉफिटेबिलिटी पे ही डिपेंड होता है पूरा का पूरा। अगर आपको चैरिटी भी करनी है तो आप उसमें सिर्फ सर्विस दोगे, उसके बदले में कुछ नहीं होगी, ठीक है। तो वो चैरिटी एक अलग पार्ट हो गया। बट बिजनेस को अगर मैं समझाना चाहूं तो बिजनेस एक अलग टॉपिक्स में चला जाता है, ठीक है। अब बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट पे आते हैं, बिल्कुल ऐसी बातों पे आते हैं जो मतलब कि ज्यादा मैंने आपके लिए कारगर साबित होंगी। बिजनेस जो होता है ना, मैंने बता दिया कि भाई प्रॉफिट पे डिपेंड होता है पूरा का पूरा। बिना प्रॉफिट के बिजनेस नहीं होता है, ठीक है। अब करते हैं बिजनेस के फेस के बारे में। बिजनेस में कौन कौन से फेसेस होते हैं? बिजनेस में मेनली 4 फेसेस होते हैं, ठीक है। पहला होता है परचेज, दूसरा होता है मैन्युफैक्चरिंग, फिर सेल्स और फिर अकाउंटेबिलिटी। ये 4 फेस के बिना बिजनेस नहीं हो सकता। बस यही चीजें होती हैं जो आदमी समझ नहीं पाता है।
कोई किसी को भी कुछ बोल देते तो आदमी क्या होता है, एक फेस पे तो पूरा फोकस कर लेता है, दूसरे फेस पे बंदा फोकस ही नहीं कर पाता है। और यही कारण होते हैं कई बार बिजनेस को ड्रॉप डाउन ले जाने के। पहला मैंने बोला परचेजिंग। परचेजिंग में एक चीज याद रखना कि परचेजिंग ही सेल होती है। कैसे? आपने बिल्कुल ना डाउन द लेवल जाके, डेडलाइन पे जाके कोई ना कोई चीज की परचेजिंग करनी पड़ेगी। आपने ये देखना पड़ेगा कितना डाउन द लेवल मैं उस पार्ट की, उस चीज की परचेजिंग कर सकूं जो आपका रनिंग गुड्स में आता है। ठीक है, अब उसमें क्या करना है, बिल्कुल आप डेडलाइन पे, फिर देखो आप उसकी क्वालिटी, कि उसकी क्वालिटी मैच कर रही है या नहीं कर रही है। ठीक है, अब आपने क्या हो गया, अब जब आपने परचेजिंग बढ़िया करी है, जब ही आपका सेल्स का फंडामेंटल क्लियर होगा। और इसमें अब आपने परचेजिंग डेडलाइन पे कर ली, क्वालिटी अच्छी देख ली, फिर आता है ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, यानी कि जो आप इन्वेस्ट कर रहे हो उसका रिटर्न कैसे आएगा। ये भी चीज आपने, ROI का एक बिल्कुल अलग चैप्टर होता है। देखो, मोटिवेशनल चीजें देख के आप बिजनेस तो कर लोगे, बिजनेस को रन नहीं कर सकते। बिजनेस को रन करने के लिए आपको एक बेसिक नॉलेज जरूर होनी चाहिए। इस 30 मिनट्स के वीडियो में मैं आपको वो सारी वीडियो दूंगा, वो अपना 16 साल का पूरा एक्सपीरियंस दूंगा आपको, जो मैंने पर्सनली फेस किया है। ठीक है, तो अब क्या आ गया, ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, यानी कि आप जो इन्वेस्ट कर रहे हो उसका रिटर्न कैसे आएगा आपके पास, वो चीज आपने बिल्कुल ध्यान रखनी है। अब परचेजिंग करते समय ये चीज भी ध्यान रखनी है कि ट्रैवलिंग कॉस्ट कितनी हो जाएंगी। ठीक है, और इसमें और कितने हिडन चार्जेस और लग जाएंगे। ठीक है, तो ये चीजें परचेजिंग को बिल्कुल डीपली समझना। पहले जब भी कोई काम करो, पहले आपकी परचेजिंग, कोई भी रॉ मटेरियल तो खरीदोगे ना कहीं से खरीदोगे, किसी ना किसी सोर्स से करो। ये तो नहीं हो सकता कि आपको रोटी बनानी है तो सबसे पहले आप क्या करोगे, गेहूं उगाओगे, गेहूं उगाने के बाद आप क्या करोगे, उसको काटोगे, काटने के बाद फिर उसको पीसोगे, फिर उसके बाद उसकी रोटियां बनाओगे। ऐसे प्रोसेसिंग में तो काम कभी भी नहीं हो पाएगा, आप खा ही नहीं पाओगे रोटी को। तो आपने क्या, कोई ना कोई सोर्स ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया परचेजिंग। उसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है या जो टॉपिक्स है वो होता है मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। या मैन्युफैक्चरिंग में आप ये समझ के चलिए कि हम जब कोई भी काम करते हैं या कोई भी सर्विस करते हैं तो हम उसके लिए कमिटेड होते हैं, और जितने कमिटेड हम होते हैं उससे भी ज्यादा कमिटेड होते हैं हमारे डाउन द लेवल की टीम। अगर हम कमिटेड हैं और हमारे डाउन द लेवल की टीम जो है वो कमिटेड नहीं है, तो फिर क्या होगा कि हम उस बिजनेस को रन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक साइड से आप कमिटेड हो जाओगे, दूसरी साइड से टीम आपको फेल कर देगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट यही चीज होती है मैन्युफैक्चरिंग में। इसमें आपको ह्यूमन बिहेवियर पे बहुत ज्यादा वर्किंग करनी पड़ेगी, इसमें आपको टीपीएम पे बहुत ज्यादा वर्किंग करनी पड़ेगी। टीपीएम कौन सा फंडामेंटल होता है मैं बताता हूं आपको, टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस, यानी कि आपको मशीनिंग जो वर्क है, आपकी मशीनें जो है वो आपकी मशीनें बिल्कुल अच्छे से चलनी चाहिए। अगर आपकी मशीनें नहीं चलेंगी या आपकी मैन पावर अच्छी नहीं होगी तो आप प्रोडक्ट को अच्छा बना ही नहीं सकते। ठीक है, तो इस चीज पे मैन्युफैक्चरिंग पे बिल्कुल अच्छा टॉपिक्स होता है ये। मैन्युफैक्चरिंग अपने आप में बहुत बड़ा एक डिपार्टमेंट होता है मैन्युफैक्चरिंग का। तो इस पे मैं मैक्सिमम चाहूंगा कि आपको बोल के बताऊं थोड़ा सा। अब आपने क्या किया, मैन पावर आपकी अच्छी हो गई, ठीक है, टीपीएम आपने कर लिया, यानी कि मशीनों का रख रखाव आपने बहुत अच्छे तरीके से कर लिया। फिर इसमें आता है 5S का चैप्टर। 5S में क्या होता है, 5S होते हैं, जिसमें पहले क्या होता है, ये बेसिकली जो 5S होता है ये होता है एक वर्क पैलेस को मेंटेन करने का तरीका। इसमें पहले क्या करते हैं, सबसे पहले चीजों को, खराब चीजों को छांटते हैं, छांटने के बाद क्या करते हैं, जो खराब चीजें होती है, जो अच्छी चीज यूज की चीज होती है, उनको अलग अलग छांट लेते हैं। फिर उसके बाद उसको सिस्टमेटिक तरीके से रखते हैं, फिर उसके बाद उसको साफ करते हैं। ठीक है, तीसरे नंबर पे साफ करते हैं। अगर पहले नंबर पे साफ कर देंगे तो क्या होगा, खराब चीजें और अच्छी चीजें दोनों साफ हो जाएंगी। फिर टाइम वेस्ट होने वाली चीज होती है। जो एक बिजनेस में क्या होता है, ये सारी चीजें बिल्कुल वैल्यूएबल तरीके से की जाती है, बहुत सिस्टमेटिक तरीके से की जाती है। फिर उसके बाद क्या करते हैं, उसका स्टैंडर्डाइजेशन करते हैं
और उसके बाद उसको सस्टेन करते हैं, फिक्स करते हैं। तो मोटा मोटा मैंने आपको बता दिया 5 एक तरीका होता है, एक टेक्निक्स होती है अपने वर्क पैलेस को मेंटेन करने के लिए। ठीक है, फिर उसमें देखा जाता है कि वेस्ट और रिजेक्शन आपकी कितनी ज्यादा है, ये भी अपनी मैन्युफैक्चरिंग में देखना पड़ेगा। आपका वेस्ट और रिजेक्शन ज्यादा बढ़ गया तो आप क्या है, बिजनेस को नहीं रन कर पाओगे। क्यों नहीं रन कर पाओगे? क्योंकि आपकी प्रोडक्ट की कॉस्ट बहुत ज्यादा हाई होगी। अगर आपका रिवर्क ज्यादा बढ़ेगा तो प्रोडक्ट की कॉस्ट पे फर्क पड़ेगा, रिजेक्शन ज्यादा होगी तब प्रोडक्ट की कॉस्ट पे फर्क पड़ेगा, और आपके वेस्टेज यानी कि मूवमेंट्स वगैरह ज्यादा हो गई है, या और तरह के जो ऐसे खर्चे ज्यादा हो गए हैं, तो इनसे भी आपका ट्रांसपोर्टेशन वगैरह से, इन सब चीजों से भी आपका मैन्युफैक्चरिंग में बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला था। इसके बाद आपने फाइनल प्रोडक्ट बना दिया। बनाने के बाद अगर कोई चीज फेल हो जाती है तो गलतियां होने के चांस हर एक जगह होते हैं। ऐसा नहीं है कोई आदमी काम करे और उससे गलतियां ना हो। उसके लिए फिर आता है मैन्युफैक्चरिंग में वाई वाई एनालिसिस। वाई वाई मतलब कि 5 बार वाई करने के बाद एक प्रॉब्लम्स को सोल्व किया जाता है। और ये बिल्कुल जैपनीज टेक्निक्स होती है जो मैं आपको बता रहा हूं। पूरी की पूरी इंडस्ट्री, टाटा है, मारुति है, या फिर और भी बड़ी कंपनियां, टोयोटा है, ये सब चीजें, सारी कंपनियां ये सब चीजें यूज करती हैं। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये आपको यूट्यूब वगैरह पे कोई भी बंदा नहीं बता सकता। कोई भी मोटिवेशनल आपको जल्दी से इतनी सारी चीजें 30 मिनट्स में नहीं कवर कर सकता। तो मैन्युफैक्चरिंग का जो चैप्टर है वो मैं आपको बता रहा हूं। फिर उसके बाद जो मैन्युफैक्चरिंग में चीज होती है, जो मैंने भाई किया 5 बार भाई वाले, ये गलती हुई तो क्यों हुई, इसके पीछे का रीजन क्या था, उसके पीछे का रीजन क्या था, उसके पीछे का रीजन क्या था, ऐसे रीजन फाइंड आउट करते रहते हैं और बाद में एक सोल्यूशन निकालते हैं, जो कि बहुत ही स्टिक तरीका है काम करने का। उसके बाद होता है सिस्टम डेवलपमेंट, यानी कि आप एक रोड मैप तैयार करोगे। मैन्युफैक्चरिंग का बिल्कुल रोड मैप तैयार करोगे कि आपने कोई काम करना है तो कैसे कैसे करना है, ये गलतियां हुई हैं, आगे से गलतियां ना हो इसके लिए क्या करना है आपने। ठीक है, तो मैंने अभी आपको जो बताया वो परचेजिंग के बारे में बताया है। ठीक है, परचेजिंग में मैंने क्या बताया कि परचेजिंग ही सेल्स होती है। मैन्युफैक्चरिंग में मैंने आपको क्या बताया कि आप कमिटेड हो, लेकिन आपकी टीम भी उतनी ही कमिटेड होनी चाहिए। यहां पे आपको एक बहुत ही अच्छे लीडर का रोल प्ले करना पड़ेगा, क्योंकि जितना अच्छा लीडर होगा उतनी अच्छी बैक में आपकी टीम होगी। और टीम जो होती है वो पूरी की पूरी लीडर के ऊपर डिपेंड होती है, पूरे लीडर के ऊपर डिपेंड होती है। ऐसा नहीं होता कि लीडर कमजोर होगा तो टीम स्ट्रांग हो जाएगी, कभी नहीं होता। स्ट्रांग टीम को हमेशा स्ट्रांग ही लीडर होता है। ठीक है, अब ये 2 टॉपिक्स मैंने क्लियर करे आपको, पहला परचेजिंग, दूसरा मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग में और बहुत सारी चीजें होती हैं, प्रोडक्टिविटी आती है कि भाई कोई भी आदमी बंदा काम कर रहा है तो उसकी प्रोडक्टिविटी कैसे इंक्रीज की जाए, कैसे वो अधिक काम कर सके, तो उसके मूवमेंट मोशंस वगैरह कम किए जाते हैं कि वो ज्यादा घूमे ना, उसके सिस्टम सेट किए जाते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, इन टॉपिक्स पे बिल्कुल ध्यान रखना, क्योंकि कल को आप काम जो भी करते हो उसमें आपको परचेजिंग भी करनी पड़ेगी और मैन्युफैक्चरिंग भी हो सकता है करनी पड़े। कुछ केसेस में हो सकता है हम सर्विस वगैरह करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग का पार्ट नहीं होता। ठीक है, उसके बाद जो तीसरा टॉपिक्स आता है वो आता है हमारा सेल्स का। अब सेल्स क्या होती है? आपने मैन्युफैक्चरिंग तो कर ली, ठीक है, आपने परचेजिंग भी कर ली, बट सेल्स में आप मार खा जाओगे। और मैंने अक्सर अपने कंपनी में भी ये देखा है कि सेल्स में बंदा कब कंपनियां डूबती हैं, जब अपने प्रोडक्ट को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाती हैं। या मैं आप जैसी लेडीजों को देख लूं या किसी और को देख लूं तो वो क्या कहते हैं, जी हमारे तो सूट्स ही नहीं बिके, हमारा तो कपड़ा बिके ही नहीं। उसका मेन रीजन क्या होता है? कपड़े के बारे में नॉलेज ना होना। क्योंकि अगर आपको कपड़े के बारे में नॉलेज नहीं है तो आप परचेजिंग खराब करोगे। ठीक है, आप परचेजिंग खराब करोगे, आप मैन्युफैक्चरिंग भी खराब कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारे कपड़ों की अलग अलग टेक्निक्स होती हैं उसको स्टिच करने की। अब मैं अपने काम से थोड़ा सा रिलेट करके चलूंगा और लास्ट में आपको फ्रेंचाइजी मॉडल के बारे में बताऊंगा। फ्रेंचाइजी मॉडल कैसे होता है, कैसे करना चाहिए हमारे को, उसके पीछे एक कैसे फंडामेंटल काम करते हैं। ठीक है, बिजनेस का पूरा ज्ञान मैं आपको दूंगा, इसके लिए आप बने रहिए वीडियो पे। तो अभी मैंने क्या बोला आपके लिए कि सेल्स क्या है? सेल्स के लिए नॉलेज, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नॉलेज ही सेल्स होती है। बिल्कुल बिना रुके, बिना
रुके आपको सारी मैं नॉलेज देने वाला हूं। ये जो वीडियो है कहीं पे भी आप कट आउट नहीं होगा। आज मैंने अपने आप से खुद में वादा किया है कि बिना देखे बिना किसी चीज के मैं आज इस टॉपिक्स पे बात करने वाला हूं, कि जो मेरा एक्सपीरियंस, ताकि आपको भी पता चले कि भाई एक्सपीरियंस किस बेस पे होते हैं, कैसे कैसे मतलब आगे हम काम करते हैं। बहुत सारे बंदे कहते हैं कि भाई इसके लिए जुनून चाहिए, ये चाहिए, जुनून चाहिए, ये मेरे को भी लगता है, लेकिन टेक्निक्स भी होनी चाहिए। ठीक है, तो क्या हो गया, सेल्स में ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नॉलेज ही सेल्स होती है। अब सेल्स के दो तरीके कर सकते हो आप। पहला तरीका यह है पुश और दूसरा है पुल सिस्टम। पुश सिस्टम में क्या होता है कि जैसे आपने कपड़ा खरीद लिया, आपने गोदाम भर लिया, बिल्कुल कपड़ा खरीद लिया, अब कस्टमर आएगा और आपका कपड़ा खरीद के ले जाएगा। आया आया, नहीं आया नहीं आया, डेड स्टॉक होने के बहुत ज्यादा चांस है। ठीक है, ऑर्डर आए, फैशन भी चेंज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो क्या हुआ, यहां पे प्रॉब्लम क्या आएगी पुश सिस्टम में, पहले आपको स्टॉक मेंटेन करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन पुल सिस्टम में क्या होता है कि पुल सिस्टम में पहले ऑर्डर आता है, उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग होती है, उसके बाद उसमें अर्निंग होती है। अब देखो दोनों को चीजों को समझो। मैं अपने बिजनेस से लेके चलता हूं, मेरे पास दो तरह के बिजनेस, जैसे मतलब मेरे पास तो तीनों तरह के बिजनेस काम करते हैं। पहला मेरा करता है सूट्स वगैरह के बारे में, जो मैं डेली वीडियो बनाता हूं, वो क्या है, वो मेरा पुश सिस्टम है, जो मैं आपको समझाना हूं। पुश सिस्टम मतलब पहले मैं स्टॉक भरता हूं, उसके बावजूद मैं उसको सेल आउट करता हूं। ठीक है, दूसरा मेरे बैग्स बनते हैं। बैग्स में क्या होता है, पहले मेरे पास ऑर्डर आता है, ऑर्डर के बेस पे मैं उसकी मैन्युफैक्चरिंग करता हूं, परचेजिंग करता हूं, जब जाके उसके ऑर्डर को क्लियर करता हूं और मेरे पास कैश तुरंत आ जाता है। तो मेरे को जो बेटर लगता है वो मेरा पुल सिस्टम बेटर लगता है। ठीक है, तो ये चीजें बहुत ही बेसिक्स होती हैं, इन चीजों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है सभी के लिए। और अगर आप कहीं पे भी मिसगाइड हो जाते हो ना, तो फिर आपके फेलियर्स होने के चांस ज्यादा हो जाते हैं। अगर कोई टॉपिक्स नहीं समझ में आया हो तो आप मेरे को कमेंट्स कर सकते हैं, मैं आपको दोबारा उस टॉपिक्स को समझाने की कोशिश करूंगा। फिलहाल मेरे लिए आज मैंने 30 मिनट्स का चैलेंज लिया हुआ है, तो इस 30 मिनट्स के चैलेंज में ही मैं सारी चीजें कवर करने की कोशिश करूंगा। उसके बाद जो टॉपिक्स आता है वो होता है अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी ऐसे लगा लो जैसे कि बिल्कुल ऐसी निगाहें होनी चाहिए अपने बिजनेस के बारे में कि बिल्कुल हर चीज चेक कर सको। अब यहां पे गलतियां क्या होती हैं, जो आदमी न्यू कमर्स होते हैं बिजनेस में, वो ये गलतियां बहुत ज्यादा करते हैं। वो क्या कहते हैं, परचेजिंग कर ली, परचेजिंग करके अच्छी परचेजिंग करी, नो डाउट, फिर उसके बाद क्या हुआ कि उसने मैन्युफैक्चरिंग पे भी ध्यान दे दिया, मतलब कि उसको जैसे स्टिचिंग वगैरह इन सब चीजों पे, या कोई भी मैन्युफैक्चरिंग लगा लो, उस पर भी उसने बढ़िया ध्यान दे दिया। फिर उसने सेल्स भी कर लिया, लेकिन क्या हुआ, अगर उसने प्रॉपर तरीके से काम नहीं किया तो बिजनेस डूबता चला जाएगा आपका। क्यों? क्योंकि उसके पास तो अकाउंटेबिलिटी नहीं। अकाउंटेबिलिटी का मेन जो हिंदी फंडामेंटल्स होता है वो होता है ध्यान रखना। वो अकाउंट्स नहीं, सिर्फ ध्यान रखना, अपने बिजनेस को ध्यान रखना कि आपका P&L यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वो क्या कहता है। आपने पूरा का पूरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अपना मेंटेन करना चाहिए। आपने देखना चाहिए पर डे हम क्या सेल्स कर रहे हैं, ठीक है, उस पर हमने कितना प्रॉफिट आया है, ये चीज आपको करनी पड़ेगी। ये कोई ऐसी चीजें नहीं होती कि भी आप सोचो कि बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा, लेकिन लॉस अगर आपको नहीं पता चला अपने बिजनेस के बारे में, तब आपको लॉस होने के चांस ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है, और दूसरा क्या है कि आप अपने बिजनेस को ना ड्राइव कर सकते हो। क्यों? क्योंकि अपने बिजनेस को आप रिव्यू कर रहे हो, आप ये देख रहे हो कि मेरा बिजनेस किस डायरेक्शन में जा रहा है। ये चीजें सबसे मेन होती हैं। अगर आपने अकाउंटेबिलिटी नहीं रखी बिजनेस में, तो आपका पता ही नहीं चलेगा कि बिजनेस किस डायरेक्शन में जा रहा है। जैसे हमने सॉफ्टवेयर लगा रखा है, कई सोचते हैं यार क्या फायदा, नहीं, हमारे को फायदा है। क्या फायदा है? हमने पहले ऐसे कस्टमर को पहले ऐसे बंदे जिन्होंने ये बोला कि हम इतने दिन तक सर्विस नहीं दे पाएंगे क्योंकि हम ओवरलोडेड होते जा रहे थे। उसका मेन रीजन क्या है, हमारे को ये पता चला कि नेक्स्ट टाइम पे हमने कितनी और स्ट्रेंथ बढ़ानी है। सोचो, अगर मैं अकाउंटेबिलिटी नहीं रखता अपने बिजनेस में, तो मेरे को पता ही नहीं चलता कि मेरा बिजनेस कितना ग्रो करने वाला है, कितना ग्रो कर रहा है। तो अकाउंटेबिलिटी बहुत ही अच्छी चीज होती है। अब आपने अकाउंटेबिलिटी रख ली तो फिर आपको मैन्युफैक्चरिंग भी अच्छे से हो पाएगा, क्योंकि आपको ये पता चलेगा
जब आप अपनी टीम से रिव्यू करोगे, जब आप अपनी टीम से रिव्यू करोगे ना, रिव्यू का मतलब होता है टीम को के साथ बैठ के उसको एनालाइज करना, ये देखना कि टीम जो काम कर रही है एक्चुअल में उस लेवल का काम कर रही है नहीं कर रही है। तो अगर आप अपनी टीम को, जब अपनी टीम को एनालाइज करोगे ना, जब अपनी टीम को परखोगे, जब आपको पता चलेगा कि कौन सा हाई परफॉर्मर है और कौन सा लो परफॉर्मर है। ये चीजें सबसे मेन होती है। देखो, कुछ हाई परफॉर्मर भी होंगे आपकी टीम में जो नवरत्न होंगे, जिसके बेस पे आपकी टीम चल रही होगी। कुछ ऐसे भी होंगे जो आपके पास 2 टाइम पंच के लिए और 1 टाइम लंच के लिए आते हैं, जिन जो एक कहते होंगे यार कुछ नहीं, अपना काम बनता बाढ़ में जाए जनता। तो ये चीजें होती नहीं है, लेकिन जो हाई परफॉर्मर होते हैं वही आपकी टीम को अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं, उनका आपको स्पेशल ध्यान रखना पड़ता है। लो परफॉर्मर है, उनको मोटिवेट कर सकते हैं। यहां पे मोटिवेशन की जरूरत है, जो मैं बोल रहा था मोटिवेशन, यहां पे अगर कोई बंदा डिमोरलाइज हो गया है, टीम से फ्रस्ट्रेट हो गया, यहां पे जरूरत है। लेकिन ये कैसे आएंगे? अकाउंटेबिलिटी से ही आएंगे। ठीक है, अकाउंटेबिलिटी बहुत ज्यादा, और कोई अकाउंटेबिलिटी में ना बहुत सारे फंडामेंटल होते हैं। जैसे अकाउंटेबिलिटी आपको बताएगी कि आपने जो परचेजिंग किया था वो आपने सही परचेजिंग किया था या रॉन्ग परचेजिंग किया था। अकाउंटेबिलिटी आपको बताएगी जो आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो वो पॉजिटिव वे में कर रहे हो या नेगेटिव वे में कर रहे हो। ठीक है, अकाउंटेबिलिटी आपको बताएगी कि आपने जो परचेजिंग किया था उसके बेस पे आपने जो सेल्स किया है उसके बीच में आपका कितना प्रॉफिट निकल के आया है। तो ये सारी चीजें होती हैं जो बिजनेस को रन करती हैं। आप देखते हो मार्केट में बहुत सारे बंदे ऐसे हैं जो बिजनेस के बारे में बताते हैं। सोचो, क्या जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो क्या करती हैं? वो इनके बेस पे काम करती हैं या अपने डेटा बेस पे काम करती हैं? सारी बड़ी बड़ी कंपनियां अपने डेटा बेस पे काम करती है। कोई भी कंपनी ऐसी नहीं है कि कोई मोटिवेशनल आ गया और उसके बेस पे कंपनी रन हो रही है, या कोई भी सरकार रन हो रही है मोटिवेशन बेस पे, ऐसा कुछ नहीं है। सभी टेक्निकल वे में रन हो रहा है। सभी का एक काम करने का पर्टिकुलर तरीका होता है और वो तरीका ही हमें सीखना पड़ता है। बहुत सारी चीजें हैं, मार्केट में भी जाओगे, अब मार्केट का ना सिनेरियो धीरे 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 चेंज हो रहा है। अब क्या है, आप देखोगे तो मार्केट में जो ऑनलाइन परचेजिंग ज्यादा हो रही है, ऑफलाइन परचेजिंग थोड़ी कम हो रही है। लोग क्या करते हैं, यूट्यूब वगैरह से देख के ही, वीडियो वगैरह देख के ही परचेजिंग करनी स्टार्ट कर रहे हैं धीरे धीरे। लोग सब्सक्राइबर व्यूअर्स के पीछे लगे हुए हैं। क्यों लगे होते हैं? क्योंकि ये चीजें बिजनेस का एक पार्ट बन चुकी हैं। अब ये सब चीजें हो गई हैं। अब मैं बात करता हूं इन सब चीजों को समझाने के बाद में अपने टॉपिक्स पे आते हैं। अगर मान लो कोई फ्रेंचाइजी लेता है तो फ्रेंचाइजी होती क्या है? ठीक है, क्योंकि ये चीजें भी मेन होती हैं कि मान लो कोई हमसे जुड़ना चाहे तो मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। मैं ये नहीं कर रहा कि मैं ये करूंगा, लेकिन मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगी? सबसे पहले जो मैटर करता है वो मेरा प्राइस मैटर करता है। मान लो कोई भी बंदा मेरे से फ्रेंचाइजी लेता है तो मेरे को सबसे पहले प्राइस फिक्स करना पड़ेगा। उसका प्राइस रिटेलिंग का और मेरा प्राइस रिटेलिंग का सेम होना चाहिए, वरना तो क्या होगा, वो बंदा मेरे पास ही आएगा अगर मेरे प्राइस कम होंगे, मेरे जो उसके पास नहीं जाएगा। क्या मतलब जिनको मैं फ्रेंचाइजी दे रहा हूं उनके पास नहीं जाएगा, तो वो मेरे पास आएगा। तो उससे दिक्कत क्या आएगी? सबसे पहले समझो, मेरा जो मटेरियल बिक रहा है वो यहां पे भी बिक रहा है और वहां पे भी बिक रहा है। मतलब कि मान लो मैं फ्रेंचाइजी आपको दिख रहा हूं तो मेरे को पॉजिटिव वे में देखना पड़ेगा, यहां पे भी बिक रहा है और आपके पास भी बिक रहा है, तो मेरे को मार्केट में हमेशा ऐसे सेट करके रखना पड़ेगा। तो उससे फायदा क्या हुआ कि मेरा जो मैन्युफैक्चरिंग मतलब जो मैं काम कर रहा हूं उस पर एक ना ट्रस्ट सा बिल्डअप हो जाएगा, मेरा एक ब्रांड डेवलप होगा। यानी कि जो कस्टमर है वो मेरे पास से ना लेके डायरेक्ट उस बंदे के पास से, उस दुकान से या जो फ्रेंचाइजी मेरे से ले रखी है उसके पास जाके वो कपड़ा खरीद लेंगे। अब क्या होगा कि जो वहां पे सेल होगी उसका प्रॉफिट मार्जिन मेरे को हमेशा आएगा। ये सबसे मेन चीज होती है फ्रेंचाइजी में। सबसे मेन यही होता है कि जो वो सेल करेगा उसका प्रॉफिट मार्जिन मेरे को आना चाहिए। अब ये लॉन्ग टर्म हो गया। तो शॉर्ट टर्म मैंने चाहे उनको कैसे भी फैब्रिक परचेज करना चाहिए, उनके बारे में मेरे को पूरा उनको बताना पड़ेगा। उसके बाद जो वो सेल्स करेंगे और उसके बाद मतलब कि मेरे को वो प्रॉफिट आएगा। अब वो प्रॉफिट मेरे को क्यों देगा?
सोचने वाली बात है। वो सोचेगा यार मैं क्यों ना कपड़ा खरीद लूं इनसे, अपने हिसाब से बेचूंगा। ठीक है, देखो ये जो फ्रेंचाइजी सिस्टम होता है ना, इसमें क्या होता है, पूरा एक प्लेटफॉर्म तैयार करना पड़ता है। उसमें क्या होगा कि अगर आपके पास मैंने कपड़ा दे दिया तो वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी रह जाती है यहाँ पे कि आपको वो चीजें सेल्स कराने तक की हेल्प करना। और आपको इतनी सब वीडियो देख के एक चीज तो समझ में आ गया होगा शायद कि हमारे को बिजनेस की थोड़ी बहुत नॉलेज तो है। ठीक है, तो ये सबसे मेन चीज है कि अगर मैं आपको फ्रेंचाइजी देता हूं तो आपके बिजनेस को रन करना है मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी रही। भाई जब भी तो आप मेरे को सर्विस का कुछ अमाउंट दोगे, मैं आप मेरे को क्यों दोगे? जब मैं आपको सर्विस ही नहीं दूंगा तो आप मेरे को क्यों दोगे? तो मेरे को सबसे पहले, जैसे मैं अभी समझा रहा हूं, उस टाइम पे मेरे को अपने फ्रेंचाइजी वाले बंदे से पूछना पड़ेगा आपको क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, कौन सा आपका बिका है, कौन सा नहीं बिका है, आप उसको रिटर्न कर दीजिए, मैं आपको इसके बदले में दूसरा मटेरियल देता हूं, ये देख के देखिए आप, ये आपके एरिया में चल रहा है नहीं चल रहा है, ये सब चीजें होती हैं। ठीक है, अगर आप हमारे से फ्रेंचाइजी से जुड़ना चाहते हैं तो उसके लिए मैं बिल्कुल अलग से सेपरेटली आपसे बात करूंगा। ऐसा नहीं आप नहीं जुड़ सकते, जुड़ सकते हो। मैंने बताया ना पुल सिस्टम है, वहां पे क्या सिस्टम काम कर रहा है, देखो आप नहीं वहां पे जा सकते जहां पे मैं गया हुआ हूँ। इन 16 साल के एक्सपीरियंस में हो सकता है वहां पे नहीं जा सकते जहां पे मैं गया हूँ। अब क्या है, अगर आपको लगे कि मेरे कपड़े में दम है, ठीक है, मेरी परचेजिंग में दम है, तो आप ये मान के चलिए कि उसका एक मिनिमम अमाउंट मैं आपसे लूंगा ही लूंगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, जो आपको अवेलेबल कराया कपड़ा, ठीक है, उसका एक मेरे मिनिमम अमाउंट ले लिया, वो मेरी सर्विस होगी। ठीक है, और आपने जो कपड़ा आगे कस्टमर को दिया वो आपकी सर्विस होगी। आप कोई ये लूट नहीं रहे हो किसी को, क्योंकि ऐसे नहीं हो सकता कोई आदमी डायरेक्ट जाके सोचे कि मैं सूरत में एक सूट खरीद के ले आऊंगा, वो और ज्यादा महंगा हो जाएगा उसके लिए। ठीक है, तो बिल्कुल मैंने आज आपको फ्रेंचाइजी के बारे में बताया, बिजनेस के बारे में बताया, बिजनेस के चारों मॉड्यूल्स के बारे में बताया, और ये चीजें ना काफी मतलब एक नॉलेजेबल है। मैंने ये वीडियो कोई भी इंटरेस्टिंग नहीं बनाया, मैं बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी से बनाया, ऑनेस्टी से बनाया, जो चीज मेरे मन में आई मैंने वो आपको बताने की कोशिश की है। ये मैंने ये नहीं सोच के बनाया कि इस पे व्यू कितने आएंगे, इस पे क्या लोग मेरे को सब्सक्राइब करेंगे नहीं करेंगे। इसमें मैंने एक बिजनेस के बारे में बताया, क्योंकि बहुत सारी बहनें ऐसी होती हैं या मेरे भाई ऐसे हैं जो बिजनेस कर लेते हैं, लोगों के बहकावे में आके कर लेते हैं, उनको ये नहीं पता होता कि भाई काम चलेगा नहीं चलेगा, कैसे चलाना है कैसे नहीं चलाना है। बिना किसी तैयारी के वो कूद जाते हैं इस आग में, और उसके बाद क्या होता है, पूरा तहस नहस हो जाता है। अगर आपको कपड़े का भी काम करना है, पहले आपको थोड़ा थोड़ा काम करना चाहिए। मेरी एडवाइस ये रहेगी, पहले आप कुछ खरीदो, खरीद के कपड़ों के बारे में नॉलेज लो, कपड़ों के नॉलेज लेने के बाद आप उन चीजों को अप्लाई करके देखो कि उनका रिव्यू कैसा आ रहा है। ठीक है, और आप मेरे को भी यूज करके देखो, आपको लगता है कि भाई ये बंदा जो बोल रहा है ये सच बोल रहा है, इसमें कुछ दम है बातों में, तो कुछ एक बार आजमा के देखो। ठीक है, कुछ में से बात करके देखो, किसी टॉपिक से बात करके देखो, मेरे से क्वेश्चन पूछो आप, ताकि मेरे को आपको ये पता चले जो बिजनेस के बारे में बोल रहा है क्या इसको नॉलेज है बिजनेस की, ये खुद इसका बिजनेस बैकग्राउंड है या नहीं है। ठीक है, तो ये चीजें आपको जज करनी चाहिए मेरे से बात करके। अगर आपको नहीं लगता ठीक है कि भाई नहीं, तो फिर आप नहीं करना मेरे से। ठीक है, तो बिल्कुल ये चीजें आपको कहीं भी नहीं मिलेगी, कहीं भी यूट्यूब में लोग कह देते हैं भाई ऐसे, लेकिन सिर्फ मोटिवेशन से अगर ये चीजें चलती तो इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, मोटिवेशनल ही बंदे रख लेते हैं, क्या जरूरत है। इंजीनियर इतने बड़े बड़े CFO रखते हैं, MD होते हैं, क्या जरूरत है वो रखने की। इतनी बड़ी बड़ी पोस्ट के बंदे होते हैं, वो सारे के सारे कोई ज्यादा हाईली मोटिवेटेड नहीं रहते वे, लेकिन वे फंडामेंटल्स लेके चलते हैं। उनको ये पता ये काम करना तो इसके तरीके क्या क्या होंगे, वो सिस्टम ओरिएंटेड होते हैं सारे के सारे। वो ऐसे नहीं होते हैं अभी आपको बोल दे आपको तैरना नहीं आता कूद जाओ तो कूद जाएंगे पानी में, नहीं। उनको ये पता है कि अगर पानी में कूदना है तो पहले तैरना सीखना पड़ेगा, फिर पानी में जाना पड़ेगा। तो बिजनेस के सारे पॉइंट मैंने आपको क्लियर कर दिए हैं। अगर फिर भी आपको कोई चीज समझ में ना आए आप कमेंट्स कर देना। आज ये वीडियो है सीमा ब्रदर फैशन बुटीक की वीडियो है। अगर आपको इसी टॉपिक्स पे कुछ और वीडियो चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। टिल देन बाय।